नमस्कार। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय साथियों, विगत कुछ समय से मेरे मस्तिष्क में एक विषय उद्भूत हो रहा था कि साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया है, उसमें साक्षात्कार को सबसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक ऐसा बिंदु है जिस पर अपना खुद का अधिकार हम स्थापित करके, जिसमें बहुत बहुत हद तक हमारा खुद का नियंत्रण रख के हम साक्षात्कार कक्ष के भीतर एक प्रभावशाली जो हमारा व्यक्तित्व है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और उसमें एक अमूल्य भूमिका निभाता है। और ये अमूल्य भूमिका निभाने का कार्य करता है हमारा श्यामपट्ट कौशल। ये कौशल अगर हमारा प्रभावशाली है तो साथियों 100% जो विशेषज्ञ है वो अंक देने के लिए मजबूर होंगे। तो इस विषय को, इस श्यामपट्ट कार्य को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता, लगातार व्याख्यान मेरे द्वारा आप के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उसमें विषय वस्तु से लेकर प्रश्नोत्तरी से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनके संभावित उत्तर क्या है उनको मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। और इसी प्रक्रिया में साक्षात्कार के अंदर 20 से 30% एक समय सीमा लेने वाला एक भाग है, वो श्यामपट्ट कार्य। तो इसको दो प्रकार से हम आज विषय को समझेंगे। बहुत अधिक लंबा विषय नहीं है परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय लघु है पर इसकी महत्ता बहुत अधिक है, दीर्घ रूप में है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके दो भाग है साथियों। सबसे पहले तो साक्षात्कार में हमें एक क्या क्या किस प्रकार क्या क्या स्थितियां रहती है, और दूसरा बिंदु रहेगा साथियों कि इसको प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। आरपीसी साक्षात्कार कक्ष के भीतर सबसे बड़े सामान्य सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि आप जैसे ही साक्षात्कार कक्ष के भीतर प्रवेश करेंगे उसके उपरांत आपसे मध्य में या आपके साक्षात्कार के अंत में और बहुत ही कम स्थितियों में प्रारंभ में आपको यह कहा जा सकता है कि आप इस बिंदु को पढ़ो। इसकी स्थिति प्रारंभ में बहुत कम देखने को मिलेगी, मध्य या अंत में, और सबसे अधिक जो संभावना है आपसे अध्ययन करवाने की वो रहेगी सबसे अंत में। एक तो ये हो गया कि सबसे अंत, मध्य या अंत में आपको साक्षात्कार को लेकर साक्षात्कार में आपको से श्यामपट्ट कार्य करवाया जा सकता है। दूसरा बिंदु साथियों कि साक्षात्कार की समय अवधि क्या रहती है। साक्षात्कार के अंदर जो ये श्यामपट्ट कार्य है इसकी समय अवधि क्या रहती है, तो न्यूनतम 1 मिनट से 1.5 मिनट आप न्यूनतम मानिए, और अधिकतम कितने हैं 3 मिनट, 3 से 3.5 मिनट, ये भी ज्यादा बता रहा हूं। आप इसको औसत रूप में देखिए साथियों तो 1.5 से लेकर 4 मिनट, और यह आंकड़ा अधिकतम साथियों औसतन 2 से 3 मिनट के मध्य सिमटता है। पर चूंकि 2 से 3 मिनट ऐसी समय अवधि है जिसमें अंदर साक्षात्कारकर्ता को अपनी तरफ से अपने एक प्रस्तुतिकरण, अपने किसी विषय को व्यक्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता रहती है। और यह स्वतंत्रता आपको साक्षात्कार के लिए अंक अर्जन की दृष्टि से रामबाण है, क्योंकि आप 2 से 3 मिनट तक सारा अधिकार आपके निकट है, प्रश्न आपके निकट है, विषय वस्तु आपके निकट है, और अभिव्यक्ति क्षमता आपके निकट है। सब कुछ आपके भीतर है, उसको व्यक्त करना है। आप पहले से ही पूर्व तैयारी करके इसको सुदृढ़ बना सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम 2-4 जो स्थूल बातें उस पर चर्चा करने के उपरांत इस विषय को आगे बढ़ेंगे। तो 1.5 से लेकर 4 मिनट था से 2 से 3 मिनट तक एक औसत समय निर्धारित रहता है। जैसे मेरा श्यामपट्ट कार्य है वो लगभग साथियों 2 से 2.5 मिनट, अधिकतम मान लीजिए ये लगभग 2 से 3 मिनट के मध्य संपन्न हुआ था। अब यहाँ दूसरा बिंदु उभरता है, ये हमने पूरा कर लिया साथियों। अब इसके उपरांत है कि बिंदु क्या हम स्वयं से जाके पढ़ाने की अनुमति हमें रहती है अथवा वो आगे से खुद ही प्रदान करते हैं। अगर साथियों 2014 की भर्ती प्रक्रिया जिसके साक्षात्कार 2017-18 में संपन्न हुए हैं उसमें देखा तो अधिकांश साथियों को उनको खुद से ही जो बिंदु वो तैयार करके आए उनको पढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी कि आप जो पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ाएं, आपको स्वतंत्रता, आप जो तैयार करके आए उसको पढ़ाएं। अथवा उनको कहा गया है कि आप स्वतंत्र है, किसी जो आपको उचित लगता है, योग्य लगता है उस बिंदु का आप अध्ययन करवाएं। तो एक तो अधिकांश स्थितियों में
लगभग 90% जो विद्यार्थी है, जो साक्षात्कार देने वाले हैं, उनको अपने स्तर पर निर्मित सज्ज बिंदु पर अध्यापन कार्य करवाने के लिए अनुमत किया गया था। 2020 के अंदर साक्षात्कार हुआ है, इसके अंदर स्थिति थोड़ी सी उलट थी। इसके अंदर साथियों लगभग हिंदी या अनेक जो विषय हैं उनमें लगभग ये मान लीजिए कि 40 से 60% विद्यार्थियों को उनके खुद से बिंदु बनाने के जो तैयार करके उनको पढ़ाने के लिए अनुमत किया गया, और 40% विद्यार्थी ऐसे थे जिनको खुद से भी बिंदु दिया। अगर इस आंकड़े को थोड़ा व्यवस्थित करें तो अगर स्वयं के आधार पर तैयार करके आए, ये लगभग था 60 से 70%। और आगे से खुद के जो स्वयं है, जैसे आप खुद तैयार करके आए, इसको आप समझना, स्वयं से तैयार करके आए, स्वयं तैयार, इसको एक शब्द लिख देता हूं मैं, स्वयं तैयार करके है, उसको 60 से 70%। और आगे से अर्थात विशेषज्ञ ने जो प्रदान किए हैं वो लगभग था 30 से 40%। इसको थोड़ा और व्यवस्थित करें तो लगभग, हाँ, ये आंकड़ा लगभग मेरी जो जितने साथी मेरे से संपर्क में थे उसके अनुरूप मैं बताऊं तो 60 से 70% लगभग। अगर इस आंकड़े को और व्यवस्थित करें तो 70% विद्यार्थी, और ये इधर मान सकते हैं 30 विद्यार्थी। यानी अगर इसको कहें तो 10 विद्यार्थियों में से 6 से 7 विद्यार्थी ऐसे सौभाग्य वाले थे जिनको खुद से तैयार बिंदु को पढ़ाने का अवसर प्रदान किया गया था और उनको अनुमत किया गया था। और 3 से 4 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको साक्षात्कार कक्ष के भीतर विशेषज्ञों ने अपने द्वारा बिंदु प्रदान किया था, आप ये पढ़े। अब ये दो स्थितियां हैं साथी, अब दोनों के आधार पर भिन्न भिन्न रणनीति रहेगी। एक तो ये बिंदु है कि अब मैं खुद से ही बिंदु दे दिया जाए, या आप खुद से तैयार करके आए वो बिंदु आप अध्ययन कराएं। और दूसरा है कि अगर वो आगे से कह दें कि इस बिंदु को पढ़ा के बताए, तो दोनों के लिए मानसिक रूप से हमें सज्ज होना होगा। अब कैसे इसकी तैयारी करनी, इसको समझे कि खुद जैसे सबसे पहले बिंदु दे दिया जाए कि आप जो तैयार करके हैं उसको आप पढ़ें, उसके लिए आप स्वतंत्र है। उसके लिए आप प्रयास करें साथियों कि कोई 3 बिंदु है, 3 बिंदु भी ऐसे तैयार करने हैं जिनमें आप सर्वाधिक प्रगाढ़ता है, उसमें से एक बिंदु पर आप बारंबार प्रयास करें, अभ्यास करें, बार बार उस विषय को तैयार करें, उस बिंदु पर अपनी दृष्टि उसको पैनी बनाए, तीखी बनाए। अब यहाँ एक प्रश्न उभरता है, क्या हमें श्यामपट्ट कार्य में केवल 5 मिनट की विषय वस्तु तैयार करके ही रुक जाना चाहिए? क्योंकि पढ़ानी केवल 5, अधिकतम बता रहा हूं 5 मिनट हो सकता है, तो क्या हमें 5 मिनट की जो विषय सामग्री उसको तैयार करके ही रुक जाना चाहिए? ऐसा कदापि नहीं है साथियों। आप इस विषय की गहराई को समझे। गहराई इस प्रकार है कि आपको पढ़ाना केवल 3 मिनट है, 2.5 मिनट है, विषय वस्तु पढ़ाने के दृष्टिकोण से केवल 5 मिनट की अधिकतम तैयार करनी, और फिर आप स्वतंत्र हैं। किंतु उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके दाएं बाएं उस विषय से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्नोत्तरी है साक्षात्कार को लेकर, उसकी प्रश्नोत्तरी अधिकांश 50 विद्यार्थियों से चली है साथियों, यह आप ध्यान रख ले इस चीज को। लगभग 30 से 50% विद्यार्थियों से जिस विषय को लेकर उन्होंने अध्यापन कार्य कराया है उससे संबंधित सहायक प्रश्नोत्तरी पूछी गई है। तो ये मानसिक रूप से आप तैयार हो जाए। कैसे? जैसे आपने एक बिंदु ले लिया कि अमीर खुसरो, जैसे आपने यहाँ पढ़ाया अमीर खुसरो की पहेलियां, और आपने अंतरलापिका, बहिर्लापिका, 2 सकुने, तकोसले, ऐसा करके उनकी 6 पहेलियों की जो राम कुमार वर्मा ने प्रकार बताए उनको लिखा, एक लिखा, और फिर आपने पहेली बोली, और उससे आप रस युक्त परिवेश का निर्माण करने के लिए आपने जहां गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो वहां पढ़ाने का आनंद ही कुछ अलग रूप में निखर के आता है। तो वो आपने पढ़ाया, पढ़ा के रुके, और तत्काल फिर उनकी प्रश्नोत्तरी प्रारंभ होगी। प्रश्नोत्तरी कैसे कि अमीर खुसरो की कोई 4 विशेषता बताए। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का कवि क्यों कहा जाता है? आदि कवि क्यों कहा जाता है खड़ी बोली हिंदी का? क्या इससे पूर्व में क्या हिंदी से संबंधित कोई ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं होते? तो खड़ी बोली को इनको क्यों स्थान दिया गया? सरपा को ये खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि क्यों नहीं कहा गया? ऐसे करके एक बहुत तार्किक जो सामान्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यद्यपि इसका सामान्य से उत्तर दे सकते हैं कि आधुनिक रूप में जिस खड़ी बोली का हम उपयोग करते हैं उसका सर्वाधिक प्रचलित रूप हमें अमीर खुसरो के वहां से प्रारंभ उसके वाणी के अंदर दिखाई देता है।
जो खड़ी बोली है वो सर्वाधिक निकट वहां है। और सरपा के अंदर हिंदी के प्रारंभ के तत्व दिखाई देते हैं। वहां खड़ी बोली जिस रूप में मजी हुई अमीर खुसरो की वहां प्राप्त होती है, जो शब्दावली जिस रूप में प्राप्त होती है वो शब्दावली वहां नहीं। वहां हिंदी तो है पर खड़ी बोली का वो स्वरूप नहीं है जो अमीर खुसरो में प्रदान करते हैं। इसलिए आदि कवि कह के संबोधित कर सकते हैं। यद्यपि ये मेरे मन के विचार हो सकता है, इसका और भी श्रेष्ठ उत्तर हो सकता है, पर ऐसे फिर अमीर खुसरो से चर्चा भारतेंदु हरिश्चंद्र पर चल सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से फिर द्विवेदी काल में तुलनात्मक अध्ययन करके ऐसे करके 3 से 4 प्रश्नों की एक कड़ी आपको तैयार रखनी पड़ेगी कि कहां कहां साक्षात्कार जा सकता है। क्योंकि साथियों एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, इसमें आप पहले से बहुत अधिक अनुमान नहीं लगा सकते। बस जितने अनुमान कुछ हद तक हम साक्षात्कार को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही तैयार हो सकते हैं मानसिक रूप से। किंतु ये कदापि नहीं कहा जा सकता है कि जो मैं सोचूंगा वैसा ही साक्षात्कार में होगा। वहां हो सकता है कि आप जैसे तैयारी करके उससे विपरीत चीजें भी घटित हो सकती, किंतु एक संभावना रहती है जो प्रयोगशाला में जिसका अन्वेषण हुआ है लगभग की क्या क्या प्रक्रिया रहती है। एक जो रास्ता हमें दिखाई देता है कि ये रास्ता जा रहा है तो इसके दाएं कौन सा जाएगा, बाएं कौन सा जाएगा, जहां रास्ता छूटता वहीं से नया रास्ता भी प्रारंभ होता है। ये चीजें आप ध्यान रखें। अब इसके अंदर ही ये चीजें साथियों आप खुद से तैयार करके आए। अब यहाँ बात आती है कि खुद से मैं बिंदु तैयार करूं तो कौन सा करूं, कौन सा बिंदु है। ये प्रश्न काफी बहुत सारे साथी है उन्होंने पूछा है कि यदि मुझे बिंदु तैयार करना है तो मुझे कौन सा बिंदु तैयार करना चाहिए जिससे प्रभावशाली हो जाए। क्या मैं गद्य पढ़ूं या मैं पद्य पढ़ूं या मैं काव्य शास्त्र पढ़ूं, क्या पढ़ूं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने ऐसे भी सोचा मैं ऐसा कोई हट के लीक से हटकर ऐसा बिंदु पढ़ूं जिनकी जानकारी विशेषज्ञों को भी नहीं। तो ये काफी आत्मघाती है साथी, इस पर आप दृष्टि नहीं रखें। विषय हो सकता है कुछ हद तक पूर्णतः नवीनतम रूप लिए हुए हो, किंतु वो रुचि का विषय होना चाहिए जिसमें साक्षात्कार के जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी दृष्टि आबद्ध रहे। एक ये भी ध्यान रखिए साथियों, साक्षात्कार में जिस बिंदु का आप चयन करते हैं पढ़ाने के लिए उसमें जो सहायक प्रश्नोत्तरी उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि वो आपके लिए योग प्रदान कर रही है। आपसे सहायक प्रश्नोत्तरी चल जाए तो आपके लिए बड़ी भाग्य का विषय है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मुझे ये बिंदु पढ़ाना है और आपको पहले से ध्यान है कि इस बिंदु के इर्द गिर्द कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप पहले से उसको तैयार कर। ऐसा विषय जो आपको ज्ञात नहीं है, आपके लिए अज्ञात है, उस पर चर्चा चल जाए, उससे लाख गुना श्रेष्ठ है कि जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं और उस विषय से संबंधित सहायक प्रश्नोत्तरी चले। इसलिए इस पर सहायक प्रश्नोत्तरी चल जाए अपने से चयनित विषय पर, तो उसमें तो आपका भाग्य प्रबल है साथी, उसमें तो आप खुशकिस्मत है, बहुत ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ वाले व्यक्ति हैं आप, जिनसे आपसे ये चर्चा चलेगी सहायक प्रश्नोत्तरी। अब ये अच्छा क्यों है, क्योंकि हो सकता है 2 से 3 मिनट आपने पढ़ा लिया, 2 से 3 मिनट आपसे उसी बिंदु को लेकर प्रश्नोत्तरी ली, और चूंकि आपको तैयार करना है क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं तो आपको विशेषज्ञता उसमें लेनी पड़ेगी। ऐसे करके लगभग 5 से 6 मिनट 7 मिनट की प्रक्रिया 10 मिनट तक भी जा सकती है। अब सोचो साथियों, अगर आपने जैसे जैसे तैयार किया उसी के मन के अनुरूप चर्चा चल गई तो आपका श्रेष्ठ कितना साक्षात्कार बन सकता है, ये आपके लिए कल्पनातीत भी हो सकता है। इसलिए आप पूर्व से इस संदर्भ में बिल्कुल सज्ज रहे, इसको बहुत सकारात्मक ले साथियों कि मैं जिस बिंदु को पढ़ा रहा हूं उसका आप चयन इस प्रकार करें। चयन कैसे करना, जैसे आपका प्रिय कालखंड है भक्ति का, तो आप भक्ति काल से उस बिंदु का चयन करें ताकि आपकी दोहरी मार आपके नहीं पड़ेगी। आप प्रिय कालखंड भी भक्ति काल है और भक्ति काल के साथ में आप उस बिंदु को भी पढ़ा रहे हैं, तो विशेषज्ञता दोनों प्रकार से आएगी। अब आप ऐसा हो जाए भक्ति काल तो आपका प्रिय कालखंड है, आप जाके द्विवेदी काल पढ़ा रहे हैं और फिर आपकी वहां तैयारी नहीं, तो वहां समस्या हो सकती। तो कुछ हद तक आप छठ नहीं करे साथी भक्ति का। अब यहाँ ये भी संभावना है कि आपने जैसे आपसे प्रारंभ में पूछा जाए कि आपका प्रिय कालखंड कौन सा है, जी श्रीमान भक्ति का, भक्ति काल में कौन सा, सगुण काव्य धारा, और उस पर एक अनवरत चर्चा चल गई। और उसके उपरांत जब आप पढ़ाने के लिए खड़े हुए और आपने लिख दिया यहाँ पर सूरदास पढ़ाना, फिर वो कहेंगे कि यार कृष्ण काव्य परंपरा पर चर्चा चल गई, अतः आप कोई भिन्न विषय लें जिस पर आवेदन करें, भक्ति काल के अलावा कोई दूसरा विषय। तो ऐसी स्थितियां भी बहुत बार जन्मी है साथी कि कभी क्या होता है, कभी वो जो आपसे कह दिया कि आपकी स्वतंत्रता के अनुरूप आप बिंदु पढ़ाए और आप पढ़ाने लगे और फिर उन्होंने कहा अरे नहीं आप कोई दूसरा बिंदु पढ़ाए, तो ऐसी भी स्थिति है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रिय कालखंड भक्ति का, ठीक है, प्रिय बिंदु भक्ति का पढ़ाने योग्य, और दूसरा फिर एक और प्रिय कालखंड छाया।
पढ़ाने योग्य प्रिय बिंदु हो सकता है कि आपको अरुण यह मधुमेह देश हमारा जो प्रसाद जी की कविता उसको पढ़ाना चाहिए। हो सकता है आप छायावाद के अंदर जो रहस्यवाद उसको पढ़ाना चाहिए। हो सकता है छायावाद किस प्रकार शक्ति काव्य है वो आप अध्ययन करवाना चाहिए। हो सकता है जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है प्रसाद जी को उसको आप पढ़ाना चाहिए तो वो पढ़ा सकते। तो ये आपको तैयार रहना पड़ेगा। तैयार ऐसे रहना पड़ेगा, आपसे पूछा भक्ति काल, पढ़ाने गए भक्ति, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं कोई दूसरा बिंदु पढ़े, फिर तपाक से आप छायावाद का बिंदु ले, और छायावाद भी आपका पसंदीदा विषय है और उस पर आपसे प्रश्नोत्तरी चल जाए तो दोनों तरफ कुशल ही कुशल। ये आप स्थिति ध्यान रखिए, या आपको तैयार रखना पड़ेगा गद्य पद्य से संबंधित आपने आपसे प्रश्नोत्तरी चल चुकी है, तो अब हो सकता है कि गद्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल जाए तो आपसे नहीं नहीं आप तो गद्य पढ़ा के बताओ। तो ऐसे करके आपको साथियों कहने का आशय ये है कि गद्य में 2 और पद्य में 2, कम से कम 4 बिंदु ऐसे तैयार कीजिए जिसमें आपका श्रेष्ठ अधिकार हो, और उसका एक क्रम भी निर्धारित कर दीजिए कि पद्य में मुझे सबसे पहले अगर मेरे को अवसर प्रदान किया जाए तो मैं सबसे पहले इसी बिंदु को पढ़ूंगा, और मुझे छटनी करने के लिए कहा जाए तो मैं इस बिंदु को पढ़ाऊंगा। क्योंकि कोशिश भी करें साथियों पद्य से पद्य के बिंदु को पढ़ाएं। जैसे भक्ति काल आपका प्रिय है तो फिर भक्ति काल के बिंदु को आप पढ़ाएं, और वो भी तारतम्यता स्थापित करते हुए। कैसे हो सकता है सगुण शाखा है, सगुण में आपने राम आपकी प्रिय शाखा है तो आप कृष्ण का बिंदु पढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं। हो सकता है आपका प्रिय कालखंड है वो भक्ति काल है तो छयवाद को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि तारतम्यता रहती है भक्ति काल और छयवाद। अब मेरा प्रिय कालखंड है वो छयवाद, और फिर छयवाद के साथ में भक्ति काल, क्योंकि मुझे पता था छयवाद की चर्चा भक्ति काल से जा सकती है और भक्ति काल की चर्चा छयवाद से जा सकती है, और हुआ भी ऐसे। और इसका एक कारण काफी हद तक मैंने जो उत्तर प्रदान किए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मैंने इसको घुसा दिया। छायावाद के विषय को जहां से चर्चा प्रारंभ हुई उसमें छायावाद पर लेके आया विषय को, छायावाद से स्वतः भक्ति काल चला, ऐसे करके भक्ति काल छायावाद होते होते विषय समाप्त हो गए। मेरे से ये भी नहीं पूछा गया कि आपका प्रिय कालखंड कौन सा, सीधा सा ये पूछा गया आप गद्य पसंद है या पद्य पसंद है या काव्य शास्त्र। अब गद्य पद्य और काव्य शास्त्र 3 भाग अगर साहित्य के करें, पूरे हिंदी साहित्य के करें तो 3 ही भाग बनते हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रश्नोत्तरी चली थी। अब हम पुनः मूल विषय की ओर लौटते हैं। अब तैयार कितने करने हैं, कम से कम 4 विषय। कौन कौन से बिंदु तैयार करने हैं, गद्य के 2 पद्य के 2। सबसे पहले और इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, उनको एक वरीयता प्रदान करनी है। सबसे पहले कौन सा पढ़ाऊंगा, फिर अगर मेरे से कुछ कहा जाए तो फिर कौन सा पढ़ाऊंगा, फिर मैं अगर मेरे को गद्य कहा जाए तो क्या। ये तो गया आगे से तैयार करने की समय। और बिंदु कौन सा पढ़ाना, वो बिंदु पढ़ाना है जो आपका प्रिय कालखंड उससे संबंधित। प्रिय कालखंड कितने चयनित करने हैं, सबसे पहले एक सिरोधारी है जो सबसे ज्यादा प्रिय उसको, और उसके साथ में सहायक रूप में दूसरा भी वैसा चयन करना है जिसमें आपकी रुचि भी नहीं है पर उसकी तारतम्यता बनती है, उसको आपको तैयार करना। ये हो गया श्याम भट्ट कार्य से संबंधित। अब आती है साथियों कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने से अब कह दिया जाए कि आप व्याकरण पढ़ा के बताए, वो कह दिए कि संधि पढ़ा के बताए, तो इसके लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। कैसे तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए साथियों सीधा सा विषय है कि आप आदिकाल में एक बिंदु तैयार करें, भक्ति काल में एक बिंदु तैयार करें, रीति काल में, आधुनिक काल के अंदर, ऐसे करके आपको कम से कम जितने भी बिंदु आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के दृष्टिकोण से भी तैयार करें। और अधिक विषय सामग्री नहीं है, 3-3 मिनट की सामग्री, 2-2 मिनट की सामग्री है, तो फिर तो खेल उनके हाथ में है। अगर वो कह दे कि आप तो व्याकरण पढ़ाओ तो फिर आपको तैयारी तो सामान्य स्तर की, जो साक्षात्कार के सहृदयी विद्यार्थी उनको साक्षात्कार के दृष्टिकोण से प्रत्येक बिंदु पर थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फिर आप किस्मत और भाग्य पर छोड़ दो, तैयारी आपकी अच्छी है और बिंदु आपको उन्होंने दे दिया, फिर आपको पूरे पूरे स्वास्थ्य के साथ में उसका अध्ययन करवाएं, और तदुपरांत शायद प्रश्नोत्तरी चल जाए तो थोड़ी थोड़ी जो सामग्री आपने, इसीलिए पूरी सामग्री अध्ययन करना जरूरी है। कभी कभी चीजें अपने पक्ष में हो जाती है तो आपको हो सकता है भक्ति काल प्रिय और उसी पे चर्चा चल के रुक जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि चर्चा का बिंदु उनसे चालू होता है, भक्ति काल एक तरफ पड़ा ही रह जाता है और सारी चर्चा कहानी उपन्यास में चल जाती। इसलिए समस्या ये होती है कि साक्षात्कार के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी सभी विषयों की होना अत्यंत अपरिहार्य एवं आवश्यक है। अब बिंदु कैसे तैयार करने हैं, प्रत्येक जो बिंदु है, जैसे आदि काल है उसमें से एक तैयार कर ले, भक्ति काल है एक तैयार कर ले, रीति काल है, आधुनिक काल के अंदर जो विभिन्न कालावधि है, काव्य धारा है, उनका बिंदु तैयार। काव्य शास्त्र के अंदर जो 6 सिद्धांत है उन 6 सिद्धांतों में से 2 सिद्धांतों के लिए आप अच्छे से तैयारी कर ले।
एक सिद्धांत बहुत अच्छे से तैयार आपसे कर दे कि 6 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत पटा के बताओ। यद्यपि ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बहुत बहुत सूक्ष्म वाली प्रक्रियाएं हैं, जिसमें ऐसा भी हो सकता है, तो फिर हम क्या करें, ऐसा भी हो जाए तो हम क्या करें, उसके लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया मात्र है। क्योंकि जब युद्ध में कोई सेना लेके सेनापति लड़ने जाता है तो उसको सभी प्रकार से उनको सज्ज होना पड़ता है कि ये अगर युक्ति काम में ले ले तो फिर हमें कौन सी युक्ति काम में ले, अगर ये इस प्रकार के हथियारों का संचालन करे उसके साथ में तो हमें क्या करना। इसीलिए इन चीजों से आपको मानसिक रूप से पूर्व से ही तैयार होना पड़ेगा। तो प्रत्येक कालावधि से एक एक बिंदु आप तैयार कर लें, 2 से 3 मिनट की प्रक्रियाएं दे साथियों। अब यहाँ पर एक ध्यान रखे साथियों, गद्य और पद्य आपसे पूछ, अब यहाँ पर ये भी समस्या है गद्य पढ़ाऊं या पद्य पढ़ाऊं, ये अपनी अपनी प्रक्रिया है। जिसको कविताएं अगर अच्छी पसंद है तो पद्य ले सकता है, किसी को अगर कविताओं वगैरह में रुचि ज्यादा नहीं रहती है, उनको असहजता रहती है पंक्तियों को लेकर, तो फिर वो गद्य का चयन कर सकता है। अब यहाँ ये दिक्कत आती है गद्य को कैसे चयन करें, तो गद्य के बिंदु जो बिंदु लेना चाहो उसको पढ़ा, उसमें कुछ बिंदु यहाँ लिखो, बिंदु यहाँ पर शीर्षक लिखा और शीर्षक के बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक पद्धति लिखी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे ऐसे करते हैं, ये करते हैं। उसके बाद में इनकी प्रमुख बिंदु है निगनात्मक शैली है, निगनात्मक शैली में ये कहते हैं, पहले किसी उदाहरण को रखते हुए फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचे, ऐसे करते करते आप पूरा फिर एक छोटा सा एक इंगित करते हुए नोट्स रूप में, सबसे पहले जैसे ये निगनात्मक शैली है, इसके अंदर सबसे पहले लोक मंगल की अवधारणा है, फिर उसके बाद में लिख सकते हैं कि तुलसी के प्रति इनका झुकाव किस प्रकार था। आलोचनात्मक पद्धति के अंदर एक छोटा सा 2 अक्षर का बिंदु लिखा और फिर आप वाचन करने बोलने लग जाइए, ये इस प्रकार होता है, हम समझ सकते हैं यूं यूं, ये इस प्रकार आपको अध्ययन कौशल के अंदर प्रयास ऐसे करना है। श्यामपट कार्य भी कम से कम 30% श्यामपट और 70% आप बोलने का कार्य। अब लिखना और बोलना वो आपकी सहजता पर निर्भर। कुछ साथी है जो कुछ ऐसे हैं जैसे इसको लिखा फिर बोले, कुछ हो सकता है कि राम के अनुसार हम समझ, और ज्यादा श्रेष्ठ ये लिखते हुए थोड़ा थोड़ा वाचन करते जाए, जो शब्द आप लिख रहे हैं उसकी गति करते हुए आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये सहजता की प्रक्रियाएं हैं, इनको बहुत ज्यादा हम प्रयोगों के अंदर बांध नहीं सकते, इनको बहुत ज्यादा नियमों के अंदर बांध नहीं सकते। किसी की सहजता लिखते हुए बोलने की रहती है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, लिखते हुए यूं, ये दृष्टि रहनी चाहिए, आप अनावश्यक यूं नहीं कर सकते। आप लिख रहे हो, जैसे आप लिखना है जैसे तुलसीदास, अब उसमें यूं नहीं करना, आप इस प्रकार नहीं रहना चाहिए मुद्रा, मुद्रा बिल्कुल यूं नहीं, लगभग ये जो 120 डिग्री का एक कोण बनता है, इस प्रकार यूं जाके इस प्रकार, तो 120 डिग्री पर जैसे तुलसीदास कि रामचरित मानस। साथियों, आज हम तुलसीदास के रामचरित मानस की महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि तुलसीदास के काव्य में किस प्रकार समन्वय की विराट चेष्टा पाई जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इनके संदर्भ में ये कहते हुए नजर आते हैं कि समन्वय की विराट चेष्टा हमें तुलसीदास के काव्य में मिलती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है कि समन्वय के अंदर ये किस किस में समन्वय करते हैं, ये निर्गुण सगुण में समन्वय करते हैं, ये शैवों में और वैष्णवों में समन्वय करते हैं, ये तात्कालिक समय में राज सत्ता और जो जनता है उसके मध्य समन्वय करते हुए नजर आते हैं, या आदर्श और यथार्थ में समन्वय करते नजर आते हैं, और एक काव्य पंक्ति बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में इनके यहाँ लोक मंगल की भावना का प्राधान्य है। तुलसी के काव्य के अंदर तुलसी ने राम के माध्यम से अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्रसारित किया है, ऐसे आदर्शवादी व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श के रूप में परिणत हुआ है। तो आप हल्के हल्के घूम भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हो। फिर तीसरी विशेषता अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं राम राज्य की कल्पना। इनके द्वारा दी गई राम राज्य की कल्पना कोई राजनीतिक अवधारणा नहीं है, अभी तो ये प्रत्येक व्यक्तित्व से लेकर समाज से लेकर पूरे देश के द्वारा जिन नियमों की या जिन कर्तव्यों की अनुपालना की जाए उनसे संबंधित जितने भी विषय विशेष है, जितने भी नियमावली है, जितने भी कर्तव्य धारणा, उनका समावेश राम राज्य की अवधारणा के अंतर्गत तुलसी ने किया है। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं।
तो ये है बोलने करने की प्रक्रिया के अंदर आप थोड़ी सहजता लाएं। हो सकता है कुछ वीडियो अगर आपके मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें लाभ रहे तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये है साथियों, गद्य और पद्य में आप स्वतंत्र है। अब मैंने पद्य का चयन इसीलिए किया कि पद्य में मैंने सूरदास का चयन किया था, सूरदास का वात्सल्य चित्र। मैंने एक पंक्ति लिखी कि बाल जिज्ञासा तो मैया मोही चंद खिलौना ले, यहाँ लिखा मैंने बाल जिज्ञासा और फिर मैंने एक पंक्ति बोल दी। फिर मैंने लिखा वहां पर बाल हट, फिर मैंने एक पंक्ति बोल दी। फिर मैंने लिख दिया कि बाल सफाई का चित्रण, फिर मैंने पंक्ति बोल दी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायू और बई पैयन के पाचे मधुबन मोही पठायो, ऐसा करके ये जो पंक्तियां वो मैंने बोल दी। तो ये कहने का आशय साथी ये है कि आपके कौशल पर निर्भर है कि कहाँ आपकी सुदृढ़ता। अगर आप पद्य का अध्ययन कराते हैं तो पद्य में ऐसा यहाँ पर पंक्तियां लिखने में रह गए 3 से 4 पंक्तियां आपने लिखी तो उसमें भी बहुत ज्यादा समय का निवेश हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको लिखना है तो अधिकतम 3 से 4 पंक्तियां कोशिश करें। अगर आपको पद्य पढ़ाना है तो 2 पंक्तियां, जैसे दोहा लिख दिया तो चौपाई लिख दी, 2 पंक्तियों की रखी। अगर आप 4 पंक्तियां लिखेंगे तब तक तो वो आगे वाले परेशान हो जाएंगे, लिखने का कार्य ही हो रहा है। इसके बजाय आप 2 पंक्तियां लिख के फिर आप उसका जैसे पद्य पढ़ाना है तो प्रसंग लिखें, फिर उसकी व्याख्या का एक बिंदु लिख दें, फिर विशेष लिख दें। जैसे आपको पढ़ाना है, किसी दोहे को पढ़ाना है तो यहाँ दोहा लिखा, सबसे पहले आज हम रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे और फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बोलते हुए लिख दी सबसे पहले प्रसंग। ये इस हिस्से इस प्रकार से लिया गया है और इसमें आप लगा सकते हैं कि यह जो दोहा ये इसे जो ये तीर के निशान लगा के भी लगा सकते हो कि बरवे ये अपने रहीम की जो पुस्तक है उसमें से कौन सी पुस्तक में से लिया गया, रचना में से लिया गया, उसका आप तीर के निशान से बता सकते हो। इसमें ये विशेष सामग्री इसके बारे में बताया गया। फिर व्याख्या लिखिए, व्याख्या के अंदर के ये होता है, ये होता है, इसके अनुसार ये है, इसके अनुसार है, ये बताते चले। फिर बाद में विशेष के अंदर कला पक्ष, सबसे पहले भाव पक्ष और कला पक्ष, इनके बारे में आप बता दें कि इनके अंदर भाव पक्ष के अंदर ये विशेषता आती है, इसमें ये रस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो विशेष के अंदर जो विशेष बात है उसको लिख सकते हैं। कला पक्ष के अंदर ये अलंकार है, ये छंद है, इसमें ये जो हमें बिंब वगैरह दिखाई देते हैं, ऐसा करके आप बता सकते हैं साथियों। ये एक प्रक्रिया है पद्य को पढ़ाने की। और वैसे सभी आप मेरे ख्याल से अधिकांश जो साथी है वो राजकीय सेवा में पूर्व में पद स्थापित है तो उनको अधिक कठिनाई नहीं होगी इन विषयों को लेकर। कहानी और उपन्यास कैसे पढ़ाएं, ये भी बड़ा गजब का विषय है। कहानी उपन्यास कैसे पढ़ाएं, तो ज्यादा श्रेष्ठ ये रहेगा साथियों कहानी उपन्यास पढ़ाने में। जैसे कहानी है कफन आपको पढ़ानी, तो कहानी की जो 6 अंग है कि आज साथियों हम कफन कहानी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और कफन कहानी को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला है कथानक, चरित्र, उद्देश्य, देश काल वातावरण, और देश काल वातावरण के बाद में उसका उद्देश्य क्या है, ऐसा करके आपने 6 बिंदु लिखे। सबसे पहले आपने कथानक लिखा, कथानक में आप प्रस्तुत करते थे कि ये है, इस प्रकार ये होता। फिर चरित्र के अंदर आपने लिखा कि जैसे गीसु और माधु की ये चरित्र के अंदर 2-2 विशेषताएं आप याद करके बता दे। फिर बाद में देश काल वातावरण के अंदर बताते, ऐसा करके 6 बिंदुओं के आधार पर किसी कहानी को आप पढ़ा सकते हैं। तो समस्या ये भी है, ज्यादा श्रेष्ठ ये रहेगा आप जहां चर्चा रुक जाए वहां रुक जाए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कफन कहानी को पढ़ाना, तो कफन कहानी के 6 बिंदु लिखिए और फिर पढ़ा सकते हैं। आपसे आप ये भी कर सकते हैं कि कफन कहानी किस प्रकार दलितों के संदर्भ में क्या क्या विचार रखती है, ऐसा कुछ बिंदु आप पढ़ा के बताएं, ये हो सकता है। या कफन कहानी की चरित्र योजना के बारे में पढ़ा के बताएं। आपसे तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो कफन कहानी की चारित्रिक योजना। सबसे पहले आपने लिखा गीसु का चरित्र, गीसु के चरित्र के बहुत सारे जो उदाहरण है उनको प्रस्तुत करें आप कि ऐसे ऐसे होता है, तब गीसु ये करता था, वो आलू खा रहे थे तो उनका मुंह जल गया था, तब गीसु तो जाता था माधो जाए या गीसु, ऐसा करके आप बता सकते हैं। उनके जो प्रसंग को जोड़ते हो कहानी के अंदर जो पंक्तियां आती है उनको आप बोलते हो ये चरित्र इस प्रकार होता है, ये चरित्र इस प्रकार होता है, ये आलस्यतावादी है क्योंकि ये 2 दिन काम करते हैं और 3 दिन घर पर रहते हैं, अकर्मण्य है वो बता सकते हैं, इसके अलावा किस्मत के मारे हैं ये बता सकते हैं। उस चरित्र को लिखा, विशेषता लिखी और उससे संबंधित जो कहानी का जो उद्धरण है उसको प्रस्तुत करना, आप ये ध्यान रखना। ऐसे ही उपन्यास में 6 भाग किए,
उसमें हो सकता है आप चरित्र योजना ले सकते हो उपन्यास में, उसका कथानक ले सकते हो, उसका देश काल वातावरण कैसा वो ले सकते हो, उसका उद्देश्य क्या वो ले सकते हो। अब ये बहुत बड़े बड़े विषय, आप चाहो तो इसके 6 भाग है, 6 भागों में से एक भाग को भी आप पढ़ा सकते हो, जैसे चरित्र योजना, कथानक, या आप चाहो तो 6 अंग लिख के फिर भी पढ़ा सकते हो। तो ये बहुत सारे विषय है, गद्य के अंदर थोड़ी विस्तार, जो विस्तार पूर्वक पढ़ाना पड़ता है, इसलिए चीजों को थोड़ा सा नियंत्रित करना पड़ेगा आपको। कथानक का तो संक्षिप्त कथानक, ऐसा नहीं है पूरी कहानी आप सुनाने लग जाओ तो आधे घंटा ही कम पड़ जाए। कफन कहानी में क्या होता है, गीसु और माधु रहते हैं, ये रहती है, उसकी पत्नी बुद्धिया है वो ऐसे शांत हो जाती है, उसकी स्थिति रहती है, वो कफन मांगते हैं, उस प्रकार होता है। ऐसे 2-3 पंक्तियां बोली, सीधा चरित्र पर आ जाओ। कुल मिला के पढ़ाने की प्रक्रिया में आपको चीजों को नियंत्रित करना पड़ेगा और छोटा लिखना पड़ेगा, छोटा बोलना पड़ेगा, ताकि अच्छा ये भी ध्यान रखना है, कोशिश करें कि आप जिस बिंदु को लिख रहे हैं उसका कम से कम 60 से 70%, कम से कम 50% भाग आप पढ़ा पाओ। अब आपने कोई 1 घंटे का व्याख्यान ले लिया, उसको पढ़ाना चालू करो, 2 मिनट तो आपकी भूमिका ही पूरी नहीं हुई। तो बिंदु ऐसा चयन करें, जो बिंदु आपने लिया उसका कम से कम 50 से 70% भाग तो कम से कम पूरा हो, और पूरा हो जाए तो कहना ही क्या, परंतु कम से कम 50 से 70% भाग पूरा हो जाए, फिर आपको कहे ठीक है आप आ जाए, बैठ जाए। ये थोड़ी सी बता दी मैंने। सावधानियां क्या रखनी है साथियों, सावधानी ये रखनी है कि आप पहले से पूर्वाभ्यास करें। आप अभी से सावधानियों में ये ध्यान रखिए कि अभी से ही बिंदु सुनिश्चित कर ले, बिंदु बिल्कुल पूर्ण रूप में दृढ़ होकर सुनिश्चित कर ले। मुझे लगता है कि अधिकांश विद्यार्थी, लगभग 100 में से जो विद्यार्थी 100-125 विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनमें से लगभग 90% विद्यार्थियों के भी बिंदु तैयार नहीं, अभी उन्होंने मस्तिष्क में सोचा तक भी नहीं है, बस सोच रहे हैं क्या पढ़ना है, पूछते रहते हैं। इसलिए एक बात दृढ़ हो जाए, प्रिय कालखंड उस पर दृढ़ हो जाए, प्रिय कवि, प्रिय लेखक, आधुनिक काल में प्रिय कवि, प्रिय लेखक, ऐसा करके ये 8-10 प्रश्न आप बना ले और उस पर सुदृढ़ता प्राप्त कर ले। शामपट कार्य के अंदर आप सुनिश्चित हो जाए 4 बिंदु कौन से तैयार करने हैं और किस किस बिंदु पर क्या क्या पढ़ाना, उस अध्ययन वस्तु को एक बार लिख लें आप 1-1.5 पृष्ठ के अंदर, उनको पढ़ते रहे। अब अभ्यास कैसे करना है, एक शामपट लें और आप खुद से पढ़ें, और उसके अलावा एक सामने अगर मोबाइल वगैरह उससे आप रिकॉर्ड करके आप पुनः से देख सकते हैं स्वयं को। कोई राजकीय सेवा में है तो वहां जो विद्यार्थी पढ़ाते हैं उन विद्यार्थियों को भी आप उन बिंदुओं को पढ़ाओ, तो क्या फर्क पड़ रहा है, विद्यार्थी तो पढ़ने के लिए आतुर है। जब पाठ्यक्रम पूरा हो जाए बीच बीच में आप इन विषयों को बढ़ा सकते हो। बच्चों आज हम एक बहुत अलग और मजेदार विषय पढ़ेंगे, आप समझे, बढ़ा सकते हैं। और अपने अपने खुद की परीक्षा और अधिक करनी है तो आपके जो शिक्षक समुदाय है, आप विद्यालय जाते हैं वहां जो आपके शिक्षक है, स्टाफ साथी, उनको पढ़ाएं एक बार, 3-4 शिक्षकों को आप बैठा ले फिर पढ़े। आपकी धड़कनें बढ़ेगी, आपके पांव हिलने लग जाएंगे, आपके शब्द है वो शब्द छूटने लग जाएंगे, पर मजा तभी आएगा, आपकी परीक्षा होगी, दृढ़ता होगी, आपको लगना चाहिए वो सामने बैठे अलग व्यक्ति और मेरे समकक्ष, उनको पढ़ाना एक अलग प्रक्रिया रहती, उनको पढ़ाए। मैंने पढ़ाया था, 2-3 बार पढ़ाया था, वाकई मेरे खुद के हाथ पांव हिल गए थे। जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तब एक अलग दृष्टि, और जब शिक्षकों को पढ़ा रहा हूँ तो अलग दृष्टि। और मुझे फिर बाद में मैंने सोचा कि इनको तो हिंदी के संदर्भ में कह गए नहीं आता, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में मैं क्यों डर रहा हूँ। अपने आप को तैयार करने का प्रयास किया, उसके उपरांत भी धड़कन बढ़ी जा रही है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने आप को अभ्यास खूब सा जितना हो सके अभ्यास करो। जिस बिंदु को आपको पढ़ाना है बिना श्यामपट के कार्य की मदद किए कांच के सामने बोलो, ऐसे ये होता है, इस प्रकार ये होता है। आप चाहे तो ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि श्यामपट आपके सामने हो, मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दो और आप पढ़ाते जाओ, बोलते जाओ, फिर आप सुनो कि धारा प्रवाह आपका कहाँ प्रभावित हो रहा है, कहाँ बिगड़ रहा है, कहाँ शब्द छूट रहे हैं, कहाँ क्रम भंगता हो रही है, ये आप पहले देख सकते हैं। तो ये सावधानियां बहुत सारी है साथियों। अभ्यास करने की प्रक्रिया के बारे में मैंने बता दिया। आपके जो साथी है 2-3 समूह में अगर आप आपस में जुड़े हुए हैं तो आप पढ़ा सकते हैं। आपस में 2-3 साथी अगर निकटस्थ रहते हैं तो उनका आप अध्ययन करें। आपके और कुछ भी नहीं तो आपके पति पत्नी का जीवन चल रहा है तो आप पति को पढ़ाएं, पत्नी को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, या मम्मी पापा को, सास ससुर जो भी कर ले, एक बार अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास में कोई शर्म और लज्जा और झिझक नहीं होनी चाहिए। अपने को अभ्यास करना है। पहले विषय वस्तु अच्छे से लिखो, 3-4 बिंदु अच्छे से तैयार कर लो, फिर बार बार उसको दोहराते जाओ। मैंने खूब बार मोबाइल में रिकॉर्डिंग की थी, बच्चों को खूब पढ़ाया, विद्यालय जाता था, शिक्षकों को भी पढ़ाने का खूब सारा श्रम किया, यहाँ तो अपने परिवारजनों को भी पढ़ा दिया मैंने। तो ये चीजें आप देख सकते हैं साथियों। अभ्यास के बारे में मैंने बता ही दिया है। अब अगला बिंदु जिससे ये तो हो गया अपना
प्रभावशाली श्यामपट्ट कार्य कैसे? तो प्रभावशाली श्यामपट्ट कार्य ऐसे भी हो साथियों, ये लगभग मैंने तमाम बिंदु मैंने सम्मिलित कर दिए। प्रभावशाली श्यामपट्ट कार्य है कि जिसमें आपका बोलना भी हो, लिखना भी हो, और आपका लिखना और बोलना दोनों के बीच में एक समन्वय हो। ये आप ध्यान रखें। आप जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु जो आपको प्रेषित करना, उस विषय वस्तु में और आपके बोलने में, बोलना, लिखना, और एक जो शब्द है वो जोड़ सकते हैं साथियों, लिखना, और एक शब्द और जोड़ सकते हैं अपने दृष्टि। आपको साक्षात्कार कक्ष की जो के भीतर जो विशेषज्ञ उनको देखना। इन चारों बिंदुओं में होनी चाहिए आपकी प्रवाह, सामंजस्य। ये विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आपको बहुत अच्छे से बोलना है, उसको लिखना और दृष्टि, इन चार बिंदुओं में आपका प्रवाह एकदम संतुलित होना चाहिए और सामंजस्य होना चाहिए। एकदम पकड़ वाली प्रक्रिया नहीं, पकड़ वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, छूटने वाली नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा विषय वस्तु का सामंजस्य नहीं, बहुत अधिक विषय वस्तु विस्तारित है, कोई मतलब ही नहीं है, बिंदु सही नहीं है आपका, बोले जा रहे हैं आप, लिख नहीं रहे हैं आप, दृष्टि पता नहीं, आका पंखे को देख रही है, इधर जा रही है उधर जा रही, दृष्टि सामने। साक्षात्कार के 3 विशेषज्ञ, कभी इस पर कभी इस पर, या उसके पूरे एक जो क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र में घूम सकती है आपकी दृष्टि। ऐसा तो है नहीं आंखें केवल एक बिंदु जो बिंदी होती है उस पर जाके टिकेगी। वो 3 साक्षात्कार के सदस्य है, वो लगभग 8-10 फुट की दूरी में बैठे रहते हैं तीनों मिला के, तो उनके उस घेरे के दायरे के अंदर आपकी दृष्टि, जैसे इतना घेरा है तो यूं यूं आप पढ़ा सकते हैं, आप गर्दन हिल रही, हाथों का स्वतंत्र अधिकार आप। तो विषय वस्तु, बोलना, लिखना, दृष्टि और भाव भंगिमा, भाव भंगिमा। भाव भंगिमा का मतलब आपके हाथों की जो हलचल है उसके लिए। पर जब आप पढ़ाई के निपट जाए और वो कहे कि ठीक है आपका साक्षात्कार पूरा हुआ है, आप बैठिए, तो आप भले चाहो तो उसको मिटा के बैठ सकते हो। किसी बिंदु पर आपको लगता है कि मैं इस बिंदु पर असहज हूँ, आपसे कहा जाए कि व्याकरण में संज्ञा पढ़ाइए, तो आप कहे मैडम अगर आपकी अनुमति हो तो मैं संज्ञा की जगह सर्वनाम पढ़ाना चाहूंगा, ये भी कर सकते हैं आप। वो बोलने की आपकी विनम्रता कैसी हो, कितनी सहजता है, कितनी सत्यता और कितनी प्रामाणिकता और कितनी एक माधुर्य भाव झलक रहा है, उस पर निर्भरता। और माधुर्य भाव का अतिरेक भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनावश्यक लटके झटके लगा रहे हैं आप, उसमें बिल्कुल जो एक स्पष्टता है, जो सहजता है, वो झलकनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया में आप सहज रहेंगे, उनको लगना चाहिए कि ये वाकई आत्मीय व्यक्ति, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, जो है जो नैसर्गिक है वो रहना चाहिए। और आप नकार के भाव को भी व्यक्त कर सकते हैं, मैम अगर आपकी अनुमति हो तो मैं समास की जगह संधि पढ़ाना चाहूँ। वो कहते कि आप ध्वनि सिद्धांत, अगर मैम आप अनुमति प्रदान करें तो मैं ध्वनि सिद्धांत की जगह रस सिद्धांत पढ़ा सकता हूँ। ऐसे करके आप विनम्रता वाला भाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों जितने बिंदु मुझे स्मरण आए हैं उनके बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया, क्या क्या किस प्रकार की प्रक्रिया रह सकती है साक्षात्कार में श्यामपट्ट कार्य को लेकर। तो आप इन्हीं बिंदुओं को दाएं बाएं करते हुए, अपने से भी बहुत सारे विषयों को संलग्न करते हुए आप श्यामपट्ट कार्य को दुरुस्त करें। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।